के होठों पर मुस्कान आ गई। सब कुछ उसकी प्लानिंग के हिसाब से ही चल रहा था। ओए क्या बात है, आज 3 देवियां ना सिर्फ जल्दी उठ गई बल्कि एकदम तैयार भी लग रही हैं। बल्ले ने चुटकी ली। हम मजाक के मूड में नहीं है बल्ले, आज तुम्हें हमें बताना ही पड़ेगा कि तुम उन तीनों को लेकर कहाँ जाते हो। जूही ने हल्के रोष में कहा। अरे तुम लोग मेरे ऊपर क्यों चढ़ी जा रही हो भाई, मैं उन्हें कहीं लेकर नहीं जाता था। ओए मैं तो बस उनके साथ जाता था, और वो भी मैं नीचे सेंट्रल पार्क के पास उतर जाता था। उसके बाद वो तीनों कहाँ जाते थे मुझे कुछ पता नहीं। बल्ले ने झूठ बोलते हुए अपना बचाव किया। और तुम सेंट्रल पार्क जाके क्या करते हो? ऋतु ने बल्ले की बातों पर डाउट करते हुए कहा। ओए वो क्या है ना, मैंने नीचे कस्बे में एक लड़की सेट की है, बस दिन भर उसी के साथ मस्ती करता हूँ। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज हम उन तीनों का पीछा करके रहेंगी और ये जान के रहेंगे कि वो कहाँ जा रहे हैं। जूही ने बल्ले के बहाने पर ध्यान न देते हुए कहा। ओए तो फिर तुम लोग जल्दी करो, वो तीनों अभी गाड़ी की तरफ गए हैं। तेजी से बाहर की तरफ मुड़ते हुए बल्ले ने कहा। वो तीनों भी तेज कदमों के साथ उसके साथ हो ली। जब तक वो बाहर निकलती उन्हें गेट के पास गैरेज से एक गाड़ी बाहर जाती हुई दिखाई दी। बल्ले तेजी से गैरेज की तरफ भागा और अपने इस्तेमाल में लाने वाली गाड़ी को लेकर बाहर आया। अवंतिका ने अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ गाड़ियों को रिजर्व करके छोड़ा हुआ था। वो तीनों जल्दी से गाड़ी में बैठी और बल्ले ने अपनी गाड़ी अगली गाड़ी के पीछे लगा ली। हालांकि ये बल्ले की प्लानिंग का ही हिस्सा था कि उसने आज उन तीनों को कैथीड्रल उसके बिना जाने के लिए कहा था। गाड़ी का स्टीयरिंग संभालते हुए बल्ले के चेहरे पर छाई मक्कारी भरी मुस्कान को वो तीनों लड़कियां नहीं देख पाईं। उधर घड़ी के कांटे सुबह के 9 बजा रहे थे। पृथ्वीराज जस्ट अभी सोकर उठे थे। नहाने और फ्रेश होने के बाद वो अपने स्टडी रूम में जाकर अखबार पढ़ने लगे। भोलाराम को पृथ्वीराज का शेड्यूल पता था, इसलिए वो ब्रेकफास्ट स्टडी रूम में लेकर आ गए थे। भोलाराम ने ब्रेकफास्ट को मेज पर रखा और पृथ्वीराज के लिए चाय बनाने लगे। अखबार से ध्यान हटाकर पृथ्वीराज भोला को देखने लगे। आज इतने सालों बाद भी भोला सिर्फ उनके लिए ही चाय बनाता आ रहा था, और जब तक वो ना कहे अपने लिए कभी चाय नहीं बनाई। भोला ने चाय बना प्याली पृथ्वीराज को पकड़ाई। प्याली को वापस मेज पर रखते हुए पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, अब मेरे लिए चाय बनाओ। भोला के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान आ गई और वो दूसरी प्याली में चाय डालने लगा। पृथ्वीराज वापस अखबार पढ़ने लगे। भोला ने दूसरी प्याली चाय पृथ्वीराज की तरफ बढ़ाई। प्याली पकड़ते हुए पृथ्वीराज ने भोला से पूछा, अवनी उठ गई क्या? नहीं बड़े भैया, अवनी बिटिया अभी तक सो रही है। फिर दोनों ही चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद पृथ्वीराज ने भोला से कहा, भोला तुमसे एक जरूरी बात करनी है। और पृथ्वीराज ने अवनी पर हुए हमले से लेकर आज के उनके प्लान के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। आज एक बड़ा चंद्र ग्रहण है और जैसा मेरा इन ग्रहणों से अनुभव है, कुछ ना कुछ भारी गड़बड़ जरूर होगी। ऐसे में मेरे पीछे अवनी का ध्यान रखना। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं बड़े भैया, आपको कुछ नहीं होगा। पता नहीं ऐसे कितने ही ग्रहण आए और चले गए। आप बस ये माता रानी का त्रिशूल अपने साथ रखना। एक तरफ रखे हुए माता शीतला देवी के अभिमंत्रित त्रिशूल को उठाकर पृथ्वीराज को देते हुए भोला ने कहा। पृथ्वीराज ने त्रिशूल को अपने हाथों से पकड़ लिया और भोला जूठे बर्तनों को उठा के बाहर चला गया। फिर पृथ्वीराज भी उठे और जरूरी तैयारी करने लगे। थोड़ी ही देर बाद अवंतिका भी उठ गई। उसके नहा धोकर फ्रेश होने और ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद पृथ्वीराज ने अवंतिका को स्टडी रूम में बुलाया। उससे कुछ बातें की, हवेली और रियासत से संबंधित कुछ बातें बताई, कुछ फाइलें दी, एक अपनी डायरी भी दी। फिर वो उठे, अवंतिका के सिर को प्यार से सहलाया और उसके माथे को चूमकर तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर चले गए। वो नहीं चाहते थे कि अवंतिका उनकी नम हो रही आंखों को देख पाए। अवंतिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसके पापा आज इतने सेंटिमेंटल क्यों हो रहे थे। फिर थोड़ी ही देर बाद पृथ्वीराज की कार हवेली से बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। अवंतिका आज हवेली में काफी बोर हो रही थी। सुबह से ही उसके फ्रेंड्स का कोई आता पता नहीं था। बहनें भी उसकी नहीं थी और पृथ्वीराज भी सुबह ही कहीं चले गए थे। अवंतिका बाहर ही टहल रही थी। इसके थोड़ी ही दूरी पर छुटकी बाकी बच्चों के साथ खेल रही थी। शाम का धुंधलका गिरने लगा था। उसने छुटकी और बाकी बच्चों को अंदर चलने के लिए कहा।
और खुद भी अंदर जाने लगी कि उसने सोफिया के साथ बल्ले को हवेली में आते हुए देखा। उसने उसे हाथ हिलाकर ग्रीट किया। सोफिया ने भी हाथ हिला के जवाब दिया और उसके पास ही आने लगी। अवंतिका ने नौकरों से चाय लाने के लिए कहा और वो तीनों पोर्टिको में ही बैठ गए। थोड़ी ही देर में नौकर चाय ले आए और वो चाय पीने लगे। चाय की चुस्कियां लेते हुए ही अवंतिका ने बल्ले से पूछा, तुम सब लोग आज सुबह से ही कहाँ गायब हो? मुझको बताकर भी नहीं गए और ना ही किसी का फोन लग रहा है। अरे हम लोग कहाँ गायब थे, दिन भर क्या कर रहे थे, इस सब का जवाब आपको आपकी भाभी जी देंगी। बल्ले ने हंसते हुए कहा। बल्ले द्वारा अपने आप को अवंतिका की भाभी कहे जाने पर सोफिया भी हंसने लगी। हंसते हंसते ही उसने अवंतिका से कहा, मैं तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाने के लिए आई हूँ। कहाँ? अवंतिका ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा। तुम्हारे भैया इंद्रजीत और मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, सरप्राइज पार्टी, उसी के लिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ। सरप्राइज पार्टी? कैसा सरप्राइज? ओए, अब अगर तुम्हें अभी बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसा? बस ये समझ लो, इंद्रजीत और इनके लिए आज का दिन बहुत ही खास है और तुम्हें इसमें शामिल होना ही होगा। बल्ले ने बीच में बोलते हुए कहा। अवंतिका अभी भी ये तय नहीं कर पा रही थी कि वो कैसा रिस्पॉन्स दे। उसकी दुविधा को समझकर सोफिया ने आगे कहा, तुम्हारी सिस्टर्स भी रिलेटिव के यहाँ जाने का बहाना बनाकर वहीं गई हुई हैं और तुम्हारे फ्रेंड्स भी सुबह से ही पार्टी के लोकेशन के लिए निकल चुके हैं। उसकी ये बात सुनकर अवंतिका की आंखें हैरत से भर गईं। तुम्हें लाने के लिए इंद्रजीत ने मुझसे स्पेशली कहा था, इसीलिए मैं अपनी ही पार्टी छोड़ के बल्ले के साथ तुम्हें लेने आई हूँ। और फिर थोड़ी और कन्विंसिंग के बाद अवंतिका उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। थोड़ी ही देर में अवंतिका तैयार होकर आई और सोफिया के साथ गाड़ी में पीछे बैठ गई। बल्ले ने गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी हवेली के बाहर निकल पड़ी। लेकिन इस सभी घटनाक्रम पर भोला राम की नजर थी। अवंतिका को इस तरह अकेली जाते देख भोला राम को संदेह हो चुका था। उन्होंने भी एक मोटरसाइकिल उठाई और उनकी गाड़ी का पीछा करने लगे। रचित डीएसपी आशीष के साथ स्पेशल एसयूवी में बैठा हुआ था। वो दोनों कैथीड्रल से कुछ दूर ड्रोन से उसकी निगरानी कर रहे थे। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि कैथीड्रल वालों को उनकी प्रेजेंस का पता न चल सके। इसीलिए उन्होंने अपनी गाड़ी को कैथीड्रल से काफी दूर पार्क किया हुआ था। शाम के करीब 7:30 बज रहे थे। अब तक शाम ढल चुकी थी और धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा था। आज सुबह से ही कैथीड्रल पर आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ था, जिनमें ज्यादातर विदेशी ही थे। साथ ही अवंतिका के 3 फ्रेंड्स भी सुबह ही कैथीड्रल आ चुके थे। उसके थोड़ी देर बाद बल्ले के साथ अवंतिका की तीनों महिला मित्र भी वहां पहुंच चुकी थी, जिन्हें कैथीड्रल छोड़ बल्ले वापस चला गया था। तभी रेडियो ट्रांसमीटर पर सौम्या का मैसेज आया कि अवंतिका के लॉकेट में फिट जीपीएस ट्रांसमीटर अवंतिका के हवेली से बाहर जाने का सिग्नल कर रहा है। रचित के चेहरे पर चिंता के बादल उमड़ आए, लेकिन वो इस समय अपनी पोजीशन को छोड़ नहीं सकता था। उसने सौम्या से पूछा कि जीपीएस किस तरफ का सिग्नल दे रहा है। सौम्या ने उसे बताया कि जीपीएस के अनुसार अवंतिका जंगल की तरफ ही जा रही थी। अब रचित के माथे पर पड़ने वाली लकीरें गहरी होने लगी थी। तभी पूरा इलाका हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। एक हेलीकॉप्टर कैथीड्रल के परिसर में लैंड कर रहा था। आशीष ने अपने ड्रोन को उसी तरफ कर दिया। हेलीकॉप्टर के आसपास की रोशनी में उन्हें सोफिया और बल्ले के साथ अवंतिका उतरते हुए दिखाई दी। रचित और आशीष हैरत से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि तभी ट्रांसमीटर पर एक अनजान फ्रीक्वेंसी से सिग्नल आने लगा। रचित शायद उस फ्रीक्वेंसी को पहचानता था। उसने झट से हेडफोन को उठाया और उस ओर दूसरी तरफ किसी बंदे से बात करने लगा। इधर पृथ्वीराज, सुरेश और डॉक्टर अरोड़ा जीप से मैडम साधना के कैबिन बस पहुंचे ही थे। मैडम साधना जैसे उन्हीं का इंतजार कर रही थी। वो नीचे आई और जीप में बैठते हुए उन्हें जंगल की तरफ वाले चेकपोस्ट की तरफ चलने को कहा। सुरेश ने जीप को आगे बढ़ा दिया। चेकपोस्ट के पास ही एक बड़ी वैन खड़ी थी, जिसके बाहर कुछ लोग खड़े थे। मैडम साधना जीप से उतरकर वैन तक गई और उसके पास खड़े एक आदमी को कुछ निर्देश देकर वापस आ गई। मैडम साधना जीप में आकर बैठ गई।
और सुरेश को कैथीड्रल की तरफ चलने को कहा। वैन के पास खड़े आदमी वैन में बैठ गए और उसको स्टार्ट करके जीप को ड्राइव करने लगे। जब वो कैथीड्रल के पास पहुंचे तो रात के करीब 8 बज रहे थे। ग्रहण शुरू होने में कुछ ही देर बाकी थी। मैडम साधना के साथ वो तीनों चोरी चोरी कैथीड्रल के पास पहुंचे। उम्मीद के विपरीत कैथीड्रल का मेन गेट खुला हुआ था। अपने सभी साथियों के साथ मैडम साधना कैथीड्रल की तरफ बढ़ने लगी। इधर आशीष और रजत ने भी ड्रोन के कैमरे से उन सबको कैथीड्रल की तरफ बढ़ते हुए देख लिया था। सबको इस तरफ देखकर उन्हें हैरानी भी हुई थी। तभी उनके रेडियो ट्रांसमीटर पर एक सिग्नल हुआ और वो दोनों एसयूवी से जरूरी सामान लेकर कैथीड्रल की ओर बढ़ने लगे। आशीष की कमर के दोनों तरफ हॉलिस्टर में लोडेड रिवॉल्वर थे और हाथ में एक बड़ी पंप एक्शन शॉटगन थी। साथ ही कमर के बैग्स में ग्रेनेड और एडिशनल सप्लाई थी। रजित ने हाथ में एक म्यान को पकड़ रखा था। उसके पास कोई भी फायर आर्म नहीं था। उन दोनों की ही पीठ पर बैग थे। पृथ्वीराज, सुरेश और डॉक्टर अरोड़ा मैडम साधना व उनके साथियों के साथ कैथीड्रल के मेन गेट की ओर बढ़ रहे थे। आसपास एकदम सन्नाटा था, जिसके कारण पृथ्वीराज को किसी खतरे का एहसास हो रहा था। उन्होंने देवी माँ के त्रिशूल पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर दिया। मैडम साधना कैथीड्रल के दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गई। कैथीड्रल के अंदर से हल्के संगीत और चहल पहल की आवाज आ रही थी और उसके सभी रंगीन शीशों से रोशनी बाहर चल रही थी। साफ आसमान में पूनम का चांद पूरी तेजी से चमक रहा था और एकदम कैथीड्रल के ऊपर आने वाला था। मैडम साधना ने कैथीड्रल के दरवाजे को धक्का दिया और वो एक आवाज के साथ खुलता चला गया। वेलकम वेलकम, मैं आप सभी का ही इंतजार कर रही थी। कैथीड्रल के बड़े हॉल के बाद दूसरी तरफ डायस के पास खड़े होकर मदर मर्सिलिया ने उनका स्वागत करते हुए कहा। कैथल के हॉल के दोनों तरफ काफी लोग खड़े थे, जिनमें से कुछ ने काले लिबास पहने हुए थे तो कुछ सफेद लबादे और नोकदार टोपी में थे। उनके अंदर आते ही कैथीड्रल का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। हॉल के दोनों तरफ खड़े लोग भी धीरे धीरे डायस की तरफ बढ़ने लगे। हॉल के बाईं और थोड़ी दूरी पर ऊंचाई पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था, जिसके चारों तरफ बड़ी मोटी मोमबत्तियां जल रही थी। हमारी सेरेमनी में शरीक होकर आपने हमारा जो मान बढ़ाया है, उसके लिए हम आपका अभिवादन करते हैं, हिज हाईनेस पृथ्वीराज सिंह जी, सम्मान में झुकते हुए मर्सिलिया ने कहा। तभी जमीन हल्की घरघराहट के साथ कांप उठी। सेरेमनी शुरू करने का संकेत हो चुका है, ये कहते हुए मर्सिलिया ने एक तरफ इशारा किया। प्लेटफॉर्म के पास का दरवाजा खुला और उससे 3 वस्त्रहीन में लड़कियां घुटनों के बल चलते हुए निकली। उनके हाथ और पैर बंधे हुए थे और मुंह में लोहे की चेन पड़ी हुई थी, जिसका दूसरा हिस्सा उसके पीछे 2 लबादाधारियों के हाथ में था। उनके हाथ में अजीब सा चाबुक भी था, जिसे वो उन लड़कियों पर बरसाते भी जा रहे थे। पृथ्वीराज ने उन लड़कियों की तरफ ध्यान से देखा और उनकी चीख निकल गई। वो तीनों अवंतिका की 3 सहेलियां ऋतु, जूही और अंजलि थीं। उन दोनों लबादाधारियों ने उन तीनों को प्लेटफॉर्म के 3 तरफ बने घेरों में लाकर बांध दिया और वापस चले गए। पृथ्वीराज, सुरेश और डॉक्टर अरोड़ा गुस्से में प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उन्हें मैडम साधना के साथ आए हुए सहायकों ने तेजी से पकड़ लिया। फिर उन्होंने सुरेश और डॉक्टर अरोड़ा के हथियारों को भी उनसे छीनकर एक तरफ फेंक दिया। पृथ्वीराज के हाथ से भी त्रिशूल छूटकर गिर चुका था। हालांकि उनमें से किसी के अंदर भी उसे छूने का साहस नहीं था। फिर उन्होंने उन तीनों को आगे धकेलते हुए घुटने के बल जमीन पर गिरा दिया। मैडम साधना के उन सहायकों की इस हरकत से तीनों हैरान रह गए। ये क्या हरकत है मैडम साधना, इनसे कहिए कि हमें छोड़ें, पृथ्वीराज ने उत्तेजित होते हुए कहा। लेकिन मैडम साधना के कान पर जूं भी नहीं रेंगी। वो धीरे धीरे चलते हुए डायस की ओर बढ़ने लगी और वो तीनों हैरानी से उन्हें ऐसा करते हुए देख रहे थे। जैसे जैसे मैडम साधना आगे बढ़ रही थी, हॉल के दोनों तरफ खड़े हुए लोग उनके सम्मान में घुटनों पर बैठते जा रहे थे। फिर वो डायस पर चढ़ने लगी और
मर्सिलिया भी उनके सम्मान में झुक गई। तभी डायस के पीछे की जमीन एक तरफ हटने लगी और उससे एक 5 फुट डायमीटर का बेलनाकार सुनहरा टावर सा बाहर आने लगा, जो करीब 3 फुट ऊपर जाकर रुक गया। फिर मैडम साधना डायस के पीछे उस सुनहरे टावर पर चढ़ने लगी और उसके ऊपर जाकर खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथों को हवा में उठा लिया। हेल ऑल वर्दी मदर मैलिक, हॉल में खड़े लोग नारा लगाने लगे। खुद मर्सिलिया भी मैडम साधना या कहें मदर मैलिक की शान में नारे लगा रही थी। मुझे इस रूप में देखकर आप लोगों को काफी हैरानी हो रही होगी। दरअसल मैं ही इन सब की सर्वे सर्वा हूँ। मैं ही इस कैथीड्रल की मालकिन हूँ और न्यू लाइट के इस ऑपरेशन की लीडर हूँ। इंडिया में न्यू लाइट की मैं सेकंड इन कमांड हूँ। हम काफी समय से आपके देश के इन इलाकों